नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 का गद्य 12 रानी, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा, इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज इस गद्य में समझने से पहले हम इस गद्य की जो लेखिका हैं महादेवी जी वर्मा, उनका पहले परिचय जो है वो समझ ले। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं निर्भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र जीव सृष्टि पर अनुकंपावेक्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार, छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है, तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हिंदी साहित्य जगत में महादेवी वर्मा, उनका अर्थ ही होता है कि मैं निर्भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा। तो ये जो बात है, ये बात कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र जीव सृष्टि पर अनुकंपा जो है वो अनुकंपा रखने वाली छायावादी युग की अप्रीतम ये रचनाकार हैं। छायावादी युग में 4 स्तंभ गिने जाते हैं, यानी छायावादी युग के 4 मुख्य कवि और कवयित्री माने जाते हैं, जिनमें है प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। तो ये 3 कवि और एक ये कवयित्री महादेवी वर्मा, ये चारों छायावादी जो युग हैं उनके 4 स्तंभ हैं। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है, तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार में रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी वर्मा जो हैं वो धीर, गंभीर और दर्द की जो दास्तां है, वो दर्द की दास्तां सुनाने वाली कवयित्री के रूप में सभी जगह प्रचलित हुई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। तो महादेवी वर्मा जो हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था, और यहाँ पर जन्मी ये महादेवी वर्मा जो हैं वो सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जो है वो जी गई हैं। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में भी वे सफल रही। मुख्य उनकी रचना जो है वो कविता ही है, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक गद्यकार के रूप में रेखा चित्र की भी लिखा, जिससे उनकी पहचान हुई है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और गुरुकुल के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा,
अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। तो उन्होंने जो भी लिखा इनमें से ये सभी जो रचनाएं हैं जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि ये बहुत ही प्रचलित जो हैं वो लोकप्रिय एवं प्रचलित उनकी रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी के दो साथी निक्की और रोजी के साथ यहाँ पर उन्होंने ये जो रचना है वो लिखी है। सम्मिलित है इनका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में यहाँ पर महादेवी जी ने चित्र जो है वो अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी ये हमारे सामने ही है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जो एक नेवले का पात्र है, एक कुत्ती है और एक घोड़ी है, ये तीनों पात्र जो हैं वो हमारे सामने ही हैं। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो ये निर्दोष, निश्चल जो प्राणी हैं उनके प्रति महादेवी वर्मा के दिल में जो प्रेम है ये हमें यहाँ पर छलकता दिखाई देता है। सही अर्थ में बहुत ही सुंदर यहाँ पर उन्होंने इस गद्य में इनका वर्णन किया है। आपको भी पढ़कर समझकर बहुत ही अच्छा लगेगा। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिक्य था। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो घटना है ये उस वक्त की है जब हमारा देश जो है वो अभी संपूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ था। हमारे देश में उस वक्त अंग्रेजों का शासन चल रहा था और इसी कारण हमारे देश में अंग्रेज जो हैं उनकी बहुत ही चलती थी। तो यहाँ पर इंदौर की बात हुई तो इंदौर जो है वो रियासत थी यानी रजवाड़ा था। तो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और उनके घोड़े सवार का आधिक्य था। आधिक्य मतलब अधिकता थी। वहाँ पर रियासत होने के कारण शानदार घोड़े भी थे और घोड़े सवार भी बहुत ज़्यादा थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे। तो रामा जो था वो महादेवी के घर का नौकर था। तो जो छोटे टट्टू के बारे में महादेवी को जो कुछ भी बताया गया था ये रामा ने ही उन्हें बताया था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं पर या सफ़ेद गधे पर घूमते देखते थे। ये छोटे छोटे जो टट्टू होते हैं, टट्टू यानी घोड़े की ही एक जाति होती है लेकिन वो कम ऊंचे होते हैं, छोटे होते हैं। घोड़े की तुलना में उनकी जो ऊंचाई है वो कम होती है। तो रामा ने महादेवी वर्मा और उनके सभी जो भाई बहन थे उन्हें बताया था कि ये गधे हैं, सफ़ेद गधे हैं, यानी सफ़ेद टट्टू को रामा ने उसे गधे कहकर समझाया था। तो इसलिए महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती हैं कि इनके बारे में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, यानी ये टट्टू नहीं बल्कि गधे हैं, ऐसा रामा ने ही उसे समझाया था। तो महादेवी वर्मा और उनके भाई बहनों ने जो अंग्रेजों के छोटे छोटे बच्चे थे उस बच्चों को उसने इन छोटे छोटे टट्टुओं पर घूमते देखा था। रामा की कहानियों में जो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था उन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमता देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। रामा जो था
ये बच्चों को कहानी सुनाता था और कहानी में ये बच्चों को ये बताता था कि कहानी में जो अपराधी होता है और राजा किसी अपराध में कोई अपराधी को दंड देता है तो उसे गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाकर उसे दंड देते थे, तो वो शर्मिंदा होता था। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल घटना उनसे उल्टी है। यहाँ पर जो बच्चे इन सफ़ेद टट्टुओं पर यानी कि गधों पर बैठे हैं, ये तो बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो महादेवी के मन में भी इस बात को लेकर बहुत ही द्वंद्व चलता था कि रामा कहता है कि सफ़ेद टट्टू पर गधे पर बैठकर तो दंड दिया जाता है, लेकिन ये लोग तो सफ़ेद गधे पर बैठकर बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा क्यों? रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। तो बच्चों ने जब रामा से ये प्रश्न पूछा तो उनके पास उसके प्रश्नों का भी समाधान था, यानी उनका भी उत्तर रामा ने उसे बताया। उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं। तो रामा कहता है कि ये प्रसन्न इसलिए है कि उसे दंड विलायत में दिया है इस गधे पर बैठने का, लेकिन वहाँ पर ये वाहन नहीं है, ये सवारी नहीं है, तो इसलिए उसे यहाँ पर भारत में उस पर बैठाकर दंड दिया जा रहा है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात। एक दिन तीनों भाई बहन ने उनके पिताजी को एक मौखिक स्मृति पत्र दिया, यानी याद दिलाई, एक बात की मौखिक रूप में याद दिलाया कि हमारे पास एक छोटा घोड़ा न होना हमारे साथ अन्याय की बात है, हमारे पास भी एक छोटा घोड़ा होना चाहिए। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। तो ये तीनों भाई बहन ने अपने पिताजी से कहा कि अन्य सभी बच्चे जो घोड़े पर बैठने का अधिकार उसे मिला है तो हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए, यानी हमारे पास भी घोड़ा होना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो उनके पिता पूछते हैं कि क्या तुम्हारे लिए मैं सफ़ेद टट्टू लाऊं? तुम कहो के साथ ठेलम ठेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। तो ये तीनों भाई बहन एक दूसरे पर ठेलम ठेल करते हैं। ठेलम ठेल मतलब एक दूसरे को तू कहे कहना। तो ये कहते हैं कि तू कहे, लेकिन कोई कहता नहीं था। तो महादेवी जी ने ही अगुवाई ले ली, यानी वो खुद आगे आई और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है और जिस पर बैठकर तो सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं। तो महादेवी जी कहते हैं कि पता नहीं हमें ऐसा गलत सिखाने के लिए बाबूजी ने बाद में रामा को डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। तो पिताजी ने रामा को कुछ कहा या नहीं ये तो उन्हें पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर में बच्चों ने देखा तो एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का एक टट्टू उनके आंगन के पश्चिम वाले बरामदा यानी आंगन में बांधा था। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया ही नहीं गया था। उनके घर में जो बरामदा था वो घोड़े बांधने के लिए तो बनाया ही नहीं गया था। अतः बाहर से
टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया, लेकिन बाहर से इस टट्टू को अंदर लाने के लिए दरवाज़ा दीवार को गिराकर फिर से उनमें एक नया दरवाज़ा जो है वो लगाया गया। और उसकी मालिश करने के लिए तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस रखा गया। और फिर उस टट्टू को संभालने के लिए, उसे दाना पानी खिलाने पिलाने के लिए, उनकी मालिश करने तथा उसको उनकी पूरी तरह से देखभाल करने के लिए छुट्टन नाम का एक साइस यानी कि नौकर उसे रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। तो अब तो ये बच्चे जो हैं वो छोटे टट्टू से बहुत ही प्रभावित और आतंकित हुए। पहले तो प्रभावित भी हुए और फिर बाद में उस पर गुस्सा भी हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई और विशेष नौकर रखा गया। अब गुस्सा जो था वो किस बात का था कि उनके पास पहले से ही दो उनके साथी थे, निकी और रोजी, जिनके लिए कोई नए मकान की व्यवस्था नहीं हुई थी, न तो उनके लिए उनकी देखभाल के लिए कोई नौकर रखा गया। लेकिन ये टट्टू को तो लाते ही उनके देखभाल के लिए नौकर रख दिया गया था। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन न हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता। अब उनके घर में एक नौकर था रामा, तो उसे तो नौकर ये लोग कह नहीं सकते, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी। अगर रामा जो है उसे वो नौकर कहे तो वो तो संभव ही नहीं था, क्योंकि वो तो उसे डांटता भी था, फटकारता भी था और ज़रूरत पड़ने पर उनके कान भी खींचता था। यानी उनकी जो खिड़की थी वो भी दरवाजे में परिवर्तित नहीं हुई, यानी उनका जो पहले जैसा था वो सब कुछ वैसा ही है। उनके सुख सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। यहाँ तक कि उनके पिताजी ने तीनों बच्चों को ये जानकारी दी थी कि ये जो टट्टू हैं उनकी सवारी के लिए ही यहाँ पर लाया है। फिर भी 4-5 दिन तक ये सब उनसे रूठे और अप्रसन्न ही घूमते फिरते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। लेकिन बाद में एक दिन उस टट्टू ने उनकी मित्रता जो है वो प्राप्त कर ही ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। बच्चों ने जब पहली बार रामा को उसका नाम पूछा तो रामा ने उसे बताया कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उनके प्रति बड़े सहृदयी हो गए थे। तो बच्चों ने ताजमहल का चित्र देखा था और उनकी माताजी और रामा जो उसे कहानी सुनाते थे, उस कहानी में राजा की जो रानी होती है उसे किस प्रकार के सुख और दुख मिलते हैं, ये बात उन्होंने सुनी थी कहानियों में। तो उनकी बात सुनते सुनते ये लोग जो हैं वो उनसे दुखी हो गए और उनके प्रति उनका जो विरोध का भाव है वो बड़े सहृदयी भाव में पलट गया और वो एक उनके प्रति सहृदयी हो गए।
ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो बच्चों ने सोचा कि ये तो ताजमहल की रानी है, फिर भी सभी रानियों की तरह उसे भी वहाँ से निकाल दिया। वो कितनी आराम से वहाँ रहती होंगी, लेकिन कहानियों की रानी को जिस प्रकार निकाल दिया जाता है, इसी प्रकार इसे भी निकाल दिया है ताजमहल से। अब उसे कितना दुख हुआ होगा, ये बात सोचते ही उनके मन में जो सारी ईर्ष्या थी, सारा रोष था, सारी जो उनके प्रति देश भाव था, वो करुणा में पिघल गया। और ये लोग अब तीनों भाई बहन उसको अधिक से अधिक किस प्रकार से आराम दिया जाए उनके बारे में सोचने लगे। तो इस प्रकार से इस रानी, जो घोड़ी का नाम है ये, उनको किस प्रकार से आराम देना है, इनके बारे में ये तीनों भाई बहन जो हैं वो सोचने लगते हैं। उनकी रानी के प्रति जितनी भी जो घृणा थी वो बड़े प्यार में बदल जाती है। और विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से रानी और महादेवी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो किस प्रकार से रानी से स्नेह करते हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे का साथ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अस्तु।